नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो SSC 2025 को टारगेट करते हुए अपन कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे 6 चैप्टर कंक्रीटिंग ऑपरेशंस। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वेरियस स्टेजेस कौन कौन से होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले एग्रीगेट, जिसे फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट होता है, देन स्टोरिंग, देन बैचिंग, सीमेंट बैचिंग इन वाटर बैचिंग, देन मिक्सिंग, देन ट्रांसपोर्टिंग, देन फॉर्म वर्क, देन प्लेसिंग, compacting, joint making and finishing, curing, removal of formwork, then we obtain finished concrete. अब देखते हैं स्टोरिंग क्या है। स्टोरिंग ऑफ सीमेंट। Cement should be stored in dry and airtight place because it absorbs moisture from the atmosphere very quickly and harden like a stone, which cannot be used for construction purpose. सीमेंट को ड्राई और एयर टाइट प्लेस में स्टोर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सीमेंट जो है बहुत जल्दी मॉइस्चर को अब्जॉर्व कर लेता है, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को बहुत जल्दी अब्जॉर्व कर लेता है और स्टोन की तरह हार्ड हो जाता है, जिसको बाद में कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज़ नहीं कर सकते अपन। ठीक है। सीमेंट शुड बी स्टोर्ड फॉर मिनिमम पीरियड बिकॉज इट्स स्ट्रेंथ रिड्यूस ड्यू टू स्टोरेज पीरियड। सीमेंट को मिनिमम पीरियड के लिए स्टोर करना चाहिए, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका स्ट्रेंथ जो है सीमेंट की रिड्यूस होने लगती है। ठीक है। सीमेंट सप्लाइड इन 50 kg बैग्स और 200 kg स्टील ड्रम। सीमेंट को 50 kg बैग्स में सप्लाई किया जाएगा या कि 200 kg स्टील ड्रम्स में। ठीक है। रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करते हैं ड्यू टू स्टोरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट को स्टोर करने से स्ट्रेंथ कितनी रिडक्शन होती है। फ्रेश स्टेज में कोई रिडक्शन नहीं होता। 3 मंथ के बाद अगर 3 मंथ स्टोरेज रखा गया रह गया तो 20% स्ट्रेंथ घट जाएगी। आफ्टर 6 मंथ 30% स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। आफ्टर 12 मंथ 40% कम हो जाएगी। आफ्टर 24 मंथ 50% स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं स्टोरेज ऑफ सीमेंट इन वेयर हाउस। सीमेंट का स्टोरेज वेयर हाउस। ठीक है। बिल्डिंग रूफ्स, वॉल्स एंड फ्लोर्स शुड बी वाटर प्रूफ। बिल्डिंग रूफ जो है, जहाँ पे वेट अ सेकेंड, जहाँ पे सीमेंट स्टोर करेंगे उसके रूफ, बॉल्स और फ्लोर जो है वो वाटर प्रूफ होने चाहिए। देयर शुड बी मिनिमम ओपनिंग एंड मिनिमम ओपनिंग होना चाहिए और मिनिमम विंडोज होनी चाहिए। सराउंडिंग एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम वाटर लॉक्ड एरिया नहीं होनी चाहिए। गोडाउन फ्लोर शुड बी हाइट ऑफ मिनिमम 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। जो गोडाउन फ्लोर का हाइट है वो ग्राउंड लेवल से एटलीस्ट मिनिमम 45 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। A wooden platform of height 150 to 200 mm is prepared above the floor to avoid direct contact between floor and cement bags. जो वुडन फ्लोर है वो फ्लोर से अप्रॉक्स 150 टू 200 mm ऊपर होना चाहिए, ताकि जो सीमेंट बैग्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्लोर से ना हो सकें। ठीक है। स्टैक हाइट शुड नॉट बी मोर देन 15 बैग्स या कि 2.75 मीटर ऑफ सीमेंट फॉर मोर देन 15 बैग्स कॉजेज प्रेशर एंड डैमेज द सीमेंट बैग। स्टैक हाइट जो है वो 15 बैग्स के लिए 2.7 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर मोर देन 15 बैग्स। मतलब 15 बैग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 15 जो स्टैक हाइट है वो 15 बैग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 15 बैग से ज़्यादा प्रेशर और डैमेज ऑफ द सीमेंट बैग का कारण बनता है। कॉजेज द प्रेशर एंड डैमेज द सीमेंट बैग। ठीक है। प्रेशर बनता है और सीमेंट बैग डैमेज हो जाती है। स्टैक शुड बी 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल वॉल। जो स्टैक है वो एक्सटर्नल वॉल्स जो होती हैं उससे 30 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। ईच स्टैक शुड बी कनेक्टेड क्लोजली टू अवॉइड द एयर सर्कुलेशन। जो स्टैक्स हैं वो एक दूसरे से क्लोजली कनेक्ट होने चाहिए ताकि एयर सर्कुलेशन जो है वो अवॉइड हो सके। पासेज विड्थ ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर इज प्रोवाइडेड बिटवीन द स्टैक। जो पासेज विड्थ है वो 90 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर प्रोवाइड करेंगे स्टैक के बीच में। ठीक है। डेट ऑफ प्लेसिंग फॉर ईच स्टैक शुड बी नोटेड टू नो देयर स्टोरेज पीरियड। डेट ऑफ प्लेसिंग नोट करेंगे ताकि अपन उसकी स्टोरेज पीरियड पता कर सकें कितना पीरियड हो गया स्टोर किए हुए। ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल शुड बी अडॉप्टेड। पहले इन पहले आउट का रूल अडॉप्ट करेंगे। द ओल्डेस्ट सीमेंट बैग शुड बी टेकन आउट फर्स्टली। जो ओल्डेस्ट सीमेंट बैग है उसको सबसे पहले निकाल देंगे। ठीक है। If the stack of cement bag are to be stored for a longer duration, then it should be enclosed in a polythene sheet. अगर स्टैक ऑफ सीमेंट बैग को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टोर करना पड़ गया तब उसको पॉलीथीन शीट में अपन इनक्लोज करेंगे, पॉलीथीन शीट से इनक्लोज करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं वेयर हाउस के डिज़ाइन की। फ्लोर एरिया कवर्ड बाय वन बैग सीमेंट कितनी होनी चाहिए? 0.3 मीटर स्क्वायर। हाइट ऑफ सीमेंट बैग 0.18 मीटर। वॉल्यूम 0.054 मीटर क्यूब। स्टैक हाइट जो है वो 2.7 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 सेंटीमीटर स्पेस दिए जाना चाहिए ऑल अराउंड द एक्सटीरियर वॉल से। ठीक है। 30 सेंटीमीटर स्पेस शुड बी लेफ्ट ऑल अराउंड द स्टैक फ्रॉम एक्सटीरियर वॉल। शेड की हाइट जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 3.6 मीटर से 4 मीटर। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने को, ये वेयर हाउस के डिज़ाइन की वैल्यूज़। ठीक है। ये स्टैक जैसे तो एक्सटर्नल वॉल से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। प्रेशर कंपैक्शन ऑफ द सीमेंट बैग ऑन द लोअर लेयर इज नोन एज वेयर हाउस पैक। जो प्रेशर कंपैक्शन है सीमेंट बैग से लोअर लेयर्स में उसको क्या बोलते हैं? वेयर हाउस पैक ऑफ सीमेंट। ठीक है।
अब बात करते हैं स्टोरेज ऑफ एग्रीगेट की। ऑल एग्रीगेट शुड बी स्टोर्ड नियर द कंस्ट्रक्शन साइट फ्रॉम विच ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर कैन बी अवॉइड। जो भी एग्रीगेट्स हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट के बहुत ही पास स्टोर होने चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर को अवॉइड किया जा सके। एग्रीगेट शुड बी क्लीन, अदरवाइज देयर विल नॉट बी प्रॉपर बॉन्ड विद द सीमेंट एंड स्ट्रेंथ विल बी रिड्यूस। एग्रीगेट जो है वो क्लीन होना चाहिए, अदरवाइज सीमेंट से प्रॉपर बॉन्ड नहीं बनेगा और स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिकॉशन क्या क्या अपन देख करेंगे स्टोरिंग के दौरान। प्रिकॉशन इन स्टोरिंग, डिफरेंट क्लास ऑफ एग्रीगेट शुड बी केप्ट वेल अपार्ट फ्रॉम each other ball divider which will help to prevent different aggregate getting mixed in with each other। ठीक है, different class of aggregate should be kept well apart from each other। अलग अलग क्लास के एग्रीगेट्स को एक दूसरे से दूर रखेंगे, which will help prevent different aggregate mixed in with each other, जो कि ताकि वो एक दूसरे से मिक्स ना हो जाए। ठीक है, एग्रीगेट शुड बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजॉइड लॉट। एग्रीगेट जो स्टोर करेंगे अपन उसको एज अ ट्रेपेजॉइड लॉट, ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में स्टोर मतलब रखेंगे। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में। कॉनिकल हीप ऑफ एग्रीगेट शुड बी अवॉइडेड, कॉनिकल हीप ना बने एग्रीगेट का, उसको अवॉइड करेंगे अपन, मतलब एग्रीगेट को इस फॉर्म में रखेंगे, कॉनिकल हीप ना बने उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑफ पाइल या कि लॉट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू, पाइल या लॉट की जो मैक्सिमम हाइट है वो 1.5 मीटर में रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। स्टैक द फाइन एग्रीगेट इन सच अ प्लेस वेयर लॉस ड्यू टू इफेक्ट ऑफ विंड इज मिनिमम। फाइन एग्रीगेट को वहाँ पे रखेंगे, फाइन एग्रीगेट के स्टैक्स जहाँ पे लॉस, जो विंड से लॉस होते हैं वो बहुत ही मिनिमम हो। ठीक है, अब बात करते हैं बैचिंग की। प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ all the ingredients of concrete in order to obtain the uniform proportion and grading of aggregate is called batching। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें अपन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ मेजर करेंगे वेरियस इंग्रेडिएंट्स की। ठीक है, वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट की, ताकि एक यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन मिले और ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट मिले, उसको बोलते हैं बैचिंग। एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट गिव्स मोर स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी। ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट जो इंग्रेडिएंट्स का अपन करते हैं वो अच्छी स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड्स क्या क्या है बैचिंग के। सबसे पहले आता है वॉल्यूम बैचिंग। ठीक है, वॉल्यूम बैचिंग इज नॉट गुड फॉर द प्रोपोजनिंग ऑफ मटेरियल बिकॉज वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट सैंड इन अ लूज कंडीशन वेट्स मच लेस देन सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई कम्पैक्ट सैंड। वॉल्यूम बैचिंग अच्छा नहीं है प्रोपोर्शनिंग, मटेरियल के प्रोपोर्शनिंग के लिए, क्योंकि जो वॉल्यूम है मॉइस्ट सैंड का वो लूज कंडीशन में बहुत ही उसका वेट कम होता है और उस कंपैरिजन टू जो वॉल्यूम है ड्राई कम्पैक्टेड सैंड का। ठीक है, तो इन दिस मेथड बैचिंग ऑफ वुडन और स्टील गेज बॉक्स इज यूज्ड हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 बैग ऑफ सीमेंट। इस मेथड में जो एक वुडन है या कि स्टील गेज ऑफ बॉक्स का यूज़ किया जाता है, जिसका वॉल्यूम जो है वो एक सीमेंट बैग के बराबर होता है, मतलब 35 लीटर का वॉल्यूम होता है। ठीक है, देयर इज नॉट ईजी टू मेजर द ग्रेनुलर मटेरियल्स इन टर्म ऑफ वॉल्यूम इन वॉल्यूम बैचिंग मेथड। ये एक ईजी मेथड नहीं है क्योंकि ग्रेनुलर मटेरियल्स को वॉल्यूम के फॉर्म में मेज़र कर लें। ठीक है, वॉल्यूम बैचिंग मेथड में वॉल्यूम के फॉर्म में ग्रेनुलर मटेरियल्स को मेजर करना इजी नहीं है। ठीक है, इन दिस मेथड ऑफ वॉल्यूम बैचिंग सीमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय वेट एंड एग्रीगेट इन वॉल्यूम। इस मेथड ऑफ वॉल्यूम बैचिंग में सीमेंट हमेशा बाय वेट मेजर किया जाएगा, एग्रीगेट्स को इन बाय वॉल्यूम मेजर किया जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग फिलिंग फॉर मास द मटेरियल शुड बी फिल्ड लूजली एंड नो एनी कंपैक्शन इज डन एंड आफ्टर फिलिंग द टॉप सर्फेस ऑफ गेज बॉक्स इज लेवल। ठीक है, मास को, मटेरियल के मास को फिल करते वक्त मटेरियल को लूजली फिल करेंगे और कोई कंपैक्शन नहीं करेंगे, और टॉप सरफेस को फिल करने के बाद जो गेज बॉक्स है उसको लेवल कर देंगे। ठीक है, इन टर्म ऑफ इजीनेस वॉल्यूम बैचिंग इज डन फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। इजीनेस के लिए जो वॉल्यूम बैचिंग करते हैं वो अपन स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए करते हैं। एक्यूरेसी ऑफ वॉल्यूम बैचिंग इज नॉट गुड ओवर द बेड बैचिंग। अगर बेड बैचिंग से अपन कंपेयर करें तो वॉल्यूम बैचिंग की जो एक्यूरेसी है वो बेड बैचिंग से अच्छी नहीं होती। ठीक है, साइज, गेज बॉक्स की साइज़ की बात करें तो 35 लीटर का होता है, 27x27x48 सेंटीमीटर का आता है, 30x30x39 सेंटीमीटर का आता है। ठीक है, यह है पैरेटस। अब बात करते हैं बेड बैचिंग की। यह है गेज बॉक्स। ठीक है, 35 लीटर का होता है। अब बात करते हैं बेड बैचिंग की। दिस मेथड ऑफ बैचिंग इज मोर एक्यूरेट एंड ऑल इंग्रेडिएंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ केजी। ठीक है, ये बेड बैचिंग मेथड जो होता है बहुत ही एक्यूरेट होता है और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो मेजर किए जाते हैं वो केजी के टर्म्स में मेजर किए जाते हैं। मिक्स प्रपोर्शन आर बेस्ड ऑन 50 केजी बैग्स ऑफ सीमेंट। जो मिक्स प्रपोर्शन है वो 50 केजी ऑफ बैग सीमेंट, जो 50 केजी का बैग होता है सीमेंट का, उसके बेसिस पे होता है। दिस मेथड आर यूज फॉर अ लार्ज एंड ऑल इंपॉर्टेंट कंक्रीटिंग वर्क्स। ये मेथड लार्ज वर्क्स के लिए और सारे इंपॉर्टेंट कंक्रीटिंग वर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वॉल्यूम बैचिंग इज अडॉप्टेड इन इंडिया फॉर ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क। लेकिन जो इंडिया में अपन वॉल्यूम बैचिंग अडॉप्ट करते हैं
सारे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं मेजरमेंट एक्यूरेसी की। सीमेंट के लिए जो +-2% एक्यूरेसी होती है, एग्रीगेट और वाटर के लिए +-3%, ठीक है। अब बात करते हैं वेइंग मशीन्स की। सबसे पहले स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस यूज़ किया जाता है स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए और इसकी कैपेसिटी होती है 100 से 200 किलो, ठीक है। फिर आता है प्लेटफॉर्म वेइंग मशीन। फिर है व्हील बैरो स्केल। व्हील बैरो स्केल, इट इज़ नॉर्मली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट एट ग्राउंड लेवल। व्हील बैरो स्केल का काम होता है कि ग्राउंड लेवल पे इस कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करना। फिर आता है ट्रॉली टाइप वेइंग बैचर। ट्रॉली टाइप वेइंग बैचर, इट इज़ मूवेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दैट इज माउंटेड ओवर ट्रॉली, ठीक है। दीज आर यूज्ड इन लार्ज कंस्ट्रक्शन में। ट्रॉली टाइप ट्रॉली टाइप वेइंग बैचर को यूज़ करते हैं लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क में। ये एक मूवेबल फॉर्म होता है जिसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं, जो कि ट्रॉली में माउंटेड रहता है, ठीक है। ये मूवेबल होता है वेइंग बैचर एक दूसरे से दूसरी जगह, जो कि ट्रॉली में माउंटेड रहता है, और ये लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बैचिंग प्लांट की। कंक्रीट बैचिंग प्लांट इज अ मशीन इन विच इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट आर मिक्सड एंड ब्लेंडेड होमोजेनियसली टू ऑब्टेन कंक्रीट ऑफ डिजायर्ड स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी। कंक्रीट बैचिंग प्लांट एक मशीन है जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स कंक्रीट के मिलाए जाते हैं और उसको ब्लेंड किया जाता है होमोजीनियसली, और अपन डिजायर्ड स्ट्रेंथ और क्वालिटी की कंक्रीट को ऑब्टेन कर मिलती है अपने को, ठीक है। डिजायर्ड स्ट्रेंथ और कंक्रीट अपने को ऑब्टेन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट बैचिंग प्लांट बेस्ड ऑन मिक्सर। अब मिक्सर के बेसिस पे देखते हैं कंक्रीट बैचिंग प्लांट्स के क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ट्रांजिट मिक्स प्लांट, या कि जिसको ड्राई कंक्रीट बैचिंग प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड मैनुअल और डिजिटल स्केल टू बेट द इंग्रेडिएंट्स। इसका इंग्रेडिएंट्स को बेट करने के लिए मैनुअल और डिजिटल स्केल का इसमें यूज़ किया जाता है। ऑल बेट इंग्रेडिएंट्स आर पोर्ड इन अ ट्रांजिट मिक्सचर दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू द साइड। सारे बेटेड इंग्रेडिएंट्स को ट्रांजिट मिक्सचर में पुअर किया मतलब ट्रांजिट मिक्सचर में डाला जाता है और उसको साइड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, साइड तक ले जाया जाता है। ऑल इंग्रेडिएंट इन दिस मेथड आर मिक्स्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन टू द साइड। वाटर इज एडेड ऑन द साइड और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ प्लांट एंड साइड। सारे इंग्रेडिएंट्स को जब ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ले जाते वक्त ही मिक्स कर दिया जाता है। वाटर जो है वो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर देंगे, या कि अपन साइड पे भी ले जाके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि साइड की लोकेशन क्या है। फिर आता है सेंट्रल मिक्स प्लांट, जिसको बेड कंक्रीट बैचिंग प्लांट भी बोलते हैं। इंग्रेडिएंट्स आर मिक्सड इन अ मिक्सचर लोकेटेड एट अ सेंट्रल लोकेशन इन अ प्लांट एंड देन कंक्रीट इज poured into aggregator track which transport into the side। इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं विच इज़ लोकेटेड एट सेंट्रल लोकेशन इन प्लांट, देन उस पर कंक्रीट पोर करते हैं एजिएटर ट्रक में, फिर उसको साइड तक ले जाते हैं, ठीक है। देन विच इज ट्रांसपोर्टेड टू द साइड। अब बात करते हैं लोकेशन के बेस पे। सबसे पहले स्टेशनरी कंक्रीट बैचिंग प्लांट, दीज आर लोकेटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द साइड, कंक्रीट इज ट्रांसपोर्टेड यूजिंग ट्रक। स्टेशनरी कंक्रीट बैचिंग प्लांट साइड से कुछ ही दूर पे होता है और कंक्रीट जो होता है वो ट्रक की मदद से ले जाया जाता है, ठीक है। These plant are high efficiency and produce good quality of concrete। ये प्लांट बहुत ही हाई एफिशिएंट होता है और गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट प्रोड्यूस करता है। इट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोजेक्ट हैविंग लार्ज ड्यूरेशन एंड लार्ज डिमांड ऑफ कंक्रीट। ये मेथड कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें लार्ज ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट हो और लार्ज डिमांड ऑफ कंक्रीट हो, ठीक है। फिर आता है मोबाइल कंक्रीट बैचिंग प्लांट। दिस टाइप ऑफ प्लांट हैव लेस एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी देन स्टेशनरी प्लांट। इन प्लांट्स की एफिशिएंसी और कैपेसिटी कम होती है स्टेशनरी प्लांट के कंपैरिजन में, ठीक है। मिक्सिंग क्या है? द प्रोसेस इन विच डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट आर मिक्स्ड इन स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ होमोजीनियस कंक्रीट, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स कंक्रीट के मिक्स किए जाते हैं स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में, ताकि होमोजीनियस कंक्रीट मिले। होमोजीनियस कंक्रीट को बनाने के लिए उसको बोलते हैं मिक्सिंग, ठीक है। फिर आता है कंक्रीट मिक्सिंग मेथड। सबसे पहले हैंड मिक्सिंग। दिस मेथड ऑफ मिक्सिंग इज डन बाय मैनुअल लेबर्स। ये हैंड मिक्सिंग मैनुअल लेबर्स की मदद से किया जाता है। इट इज़ अडॉप्टेड फॉर स्मॉल एंड लेस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वर्क्स। ये स्मॉल और लेस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वर्क्स के लिए किया जाता है। हैंड मिक्सिंग इज डन ऑन द हाई रेज प्लेटफॉर्म ऑफ ब्रिक और सीमेंट कंक्रीट। हैंड मिक्सिंग किया जाता है हाई रेज प्लेटफॉर्म में। किसके हाई रेज प्लेटफॉर्म? ब्रिक और सीमेंट कंक्रीट के हाई रेज प्लेटफॉर्म में, ठीक है। 10% मोर सीमेंट इज रिक्वायर्ड दैन मशीन मिक्सिंग फॉर द सेम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। 10% ज़्यादा सीमेंट लग जाता है हैंड मिक्सिंग के केस में कंपेयर टू मशीन मिक्सिंग फॉर द सेम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, सेम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए, ठीक है। नॉर्मली जो मिक्सिंग टाइम होता है वो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। ये हैंड मिक्सिंग। फिर आता है मशीन मिक्सिंग। फॉर मशीन मिक्सिंग वेरियस इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स विद द हेल्प ऑफ मशीन। मशीन मिक्सिंग में सारे इंग्रेडिएंट्स मशीन की हेल्प से मिक्स किए जाते हैं। इट इज़ हाईली इफेक्टिव एंड रेपिड मेथड फॉर फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ शॉर्ट मिक्सिंग टाइम। ये हाईली इफेक्टिव होता है और रेपिड मेथड होता है ताकि काहे के लिए? फॉर फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ शॉर्ट मिक्सिंग टाइम
एंड ऑप्टिमम कंसिस्टेंसी एंड होमोजीनियस क्वालिटी ऑफ कंक्रीट मिलता है इससे, ठीक है। और बहुत ही तेज मेथड होता है। मशीन मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट इज मोस्ट सुटेबल इन द लार्ज प्रोडक्ट्स। मशीन मिक्सिंग जो कंक्रीट है वो लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही सुटेबल होता है, वेयर लार्ज मास ऑफ कंक्रीट आर नीडेड, बिकॉज इट इंश्योर द कंसिस्टेंसी होमोजिनिटी ऑफ कंक्रीट, बिकॉज ये कंसिस्टेंसी और कंक्रीट की होमोजिनिटी को इंश्योर करता है, ठीक है। फर्स्टली मटेरियल आर मिक्सड इन अ मशीन इन ड्राई स्टेट फॉर 1.5 to 2 मिनट्स। सबसे पहले मशीन में ड्राई मटेरियल्स को ड्राई स्टेट में मिक्स करेंगे 1.5 से 2 मिनट्स तक के लिए। देन ग्रेजुअली ऐड द करेक्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर व्हाइल द मशीन इज़ इन मोशन। फिर धीरे धीरे जब मशीन मोशन में होगा तो धीरे धीरे अपन पानी ऐड करेंगे मशीन में, ठीक है, ग्रेजुअली। इट इज़ इकोनॉमिकल इन कंपैरिजन टू हैंड मिक्सिंग सिंस 10% सीमेंट इज सेव्ड बाय मशीन मिक्सिंग। ये इकोनॉमिकल होता है कंपैरिजन टू हैंड मिक्सिंग क्योंकि 10% सीमेंट बेस्ड बच जाती है। जो सीमेंट बेस्ड होती है हैंड मिक्सिंग में, वो 10% सीमेंट सेव हो जाती है मशीन मिक्सिंग में, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो कैन केप्ट लेस टू ऑब्टेन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इन मशीन मिक्सिंग। वाटर सीमेंट रेशियो अपन कम रखते हैं ताकि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मिले मशीन मिक्सिंग में, ठीक है। अब मिक्सर क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले बैच मिक्सर एंड कंटिन्यूस मिक्सर। बैच मिक्सर में आता है ड्रम टाइप मिक्सर एंड पैन टाइप मिक्सर। ड्रम टाइप मिक्सर में नॉन टिल्टिंग टाइप एंड रिवर्सिंग टाइप या कि फोर्स्ड एक्शन मिक्सचर, ठीक है। अब बात करते हैं बैच मिक्सर की। बैच मिक्सर इट इज़ अ वाइडली यूज मशीन फॉर कंक्रीट बैच बाय बैच एंड टाइम टू टाइम। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मशीन है फॉर कंक्रीट by batch and time to time. All the materials are mixed for some time and finally discharged until requirement of amount of concrete mix is obtained. सारे मटेरियल को मिक्स किया जाता है कुछ देर तक के लिए और फिर फाइनली डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कब तक? तब तक नहीं डिस्चार्ज किया जाता जब तक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कंक्रीट मिक्स ऑब्टेन नहीं हो जाता, ठीक है। फिर आता है ड्रम टाइप ऑफ मिक्सचर। ड्रम टाइप मिक्सचर देखते हैं। बैच मिक्सर का पहला पार्ट है ड्रम टाइप मिक्सर्स। इन दिस केस कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स आर मिक्सड इन अ ड्रम विच इज एक्चुअली इन डबल कोनिकल फ्रस्टम शेप। इस केस में कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स को ड्रम जो कि डबल कोनिकल फ्रस्टम शेप का होता है उसमें मिक्स किया जाता है। सबसे पहले आता है नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सर। दिस टाइप ऑफ मिक्सर आर नॉट अलाउड टू टिल्ट एंड द ड्रम रोटेट्स अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस तरह के मिक्सर को टिल्ट नहीं होता और जो ड्रम है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रोटेट करता है, मतलब ऐसा होता है, और ड्रम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रोटेट करता है, ठीक है। The concrete which is being mixed in the drum falls into the inclined chute and get discharged out. Ingredients are charged from one end and prepared concrete is delivered from other end. जो कंक्रीट मिक्स होती है ड्रम्स में वो एक इंक्लाइंड च्यूट में, मतलब कि जैसे यहाँ पे है तो एक ऐसा लगा रहेगा, यह इंक्लाइंड च्यूट में कंक्रीट रहेगा, कंक्रीट गिरेगा एंड गेट डिस्चार्ज आउट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड चार्ज फ्रॉम वन एंड प्रिपेयर कंक्रीट एंड डिलीवर्ड फ्रॉम अदर एंड, ठीक है। और फिर दूसरे एंड में अपन उसको डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो द कंक्रीट विच इज बीइंग मिक्स्ड इन ड्रम फॉल्स इन इंक्लाइंड शूट एंड गेट डिस्चार्ज आउट इंग्रेडिएंट्स एंड चार्ज फ्रॉम वन एंड एंड प्रिपेयर्ड कंक्रीट इज डिलीवर्ड फ्रॉम अदर एंड, ठीक। व्हेन अ नॉन टिल्टिंग मिक्सर आर यूज्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वल्नरेबल टू सेग्रीगेशन। नॉन टिल्टिंग मिक्सर यूज़ करते हैं अपन मिक्सर, तब वल्नरेबिलिटी और सेग्रीगेशन की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए। रैपिड डिस्चार्ज ऑफ कंक्रीट इसमें पॉसिबल नहीं होता। ये सुटेबल होता है स्मॉल मटेरियल्स के लिए, मटेरियल्स विच साइज लेस देन 75 mm, ठीक है। तो इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल मटेरियल्स हैविंग साइज लेस देन 75 mm, ठीक है। फिर आता है टिल्टिंग टाइप मिक्सर। इट इज़ अ कोनिकल इन नेचर एंड रिवॉल्व्स अराउंड एन इंक्लाइंड एक्सिस। ये कोनिकल नेचर का है और रिवॉल्व करता है अराउंड इंक्लाइंड एक्सिस। इट कैन बी टिल्टेड इनटू डिफरेंट पोजीशन फॉर डिस्चार्जिंग एंड मिक्सिंग। ये डिफरेंट पोजीशन में टिल्ट रहता है फॉर डिस्चार्जिंग एंड मिक्सिंग। इट इज़ अ रिपीट डिस्चार्ज प्रोसेस एंड यूज फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। ये रिपीट डिस्चार्ज प्रोसेस है और यूज़ किया जाता है लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। लो वर्केबल कंक्रीट विच कंटेन्स लार्ज साइज एग्रीगेट ग्रेटर देन 75 mm ऑल्सो मिक्स इन इट। इसमें लो वर्केबल कंक्रीट के लिए यूज़ होता है जिसका लार्ज साइज जिसमें लार्ज साइज एग्रीगेट्स होते हैं ग्रेटर देन 75 mm, उसके लिए यूज़ किया जाता है।
और उसको मिक्स भी करता है, ठीक है। मिक्सिंग एफिशिएंसी जो टिल्टिंग मिक्सर की होती है वो डिपेंड करती है एंगल एंड शेप ऑफ ड्रम पे, एंगल एंड साइज ब्लेड पे। डिसएडवांटेज ऑफ दिस मिक्सचर इज स्टिकिंग ऑफ कंक्रीट टू द बॉटम ऑफ ड्रम। इसका डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि जो कंक्रीट है वो बॉटम ऑफ ड्रम पे स्टिक हो जाता है, ठीक है। फिर आता है रिवर्सिंग टाइप मिक्सर। It is similar to non-tilting type mixer, but in this case reversal of rotation take place for different action. These are suitable for dry concrete mixer, ठीक है। ये नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सर की तरह ही है, लेकिन इस केस में जो रिवर्सल है रोटेशन का रिवर्सल टेक प्लेस कर रोटेशन का रिवर्सल होता है फॉर डिफरेंट एक्शन, और ये सुटेबल है ड्राई कंक्रीट मिक्सर के लिए, ठीक है। फिर आता है पैन टाइप मिक्सर। पैन टाइप कंक्रीट मिक्सर कंसिस्ट सर्कुलर पैन इन विच कंक्रीट इज मिक्सड। पैन टाइप कंक्रीट मिक्सर में एक सर्कुलर पैन होता है, दिस इज अ पैन टाइप मिक्सर, जिसमें कंक्रीट को मिक्स करते हैं। कंक्रीट मिक्स इज कलेक्टेड आफ्टर मिक्सिंग थ्रू द सेंट्रल होल प्रोवाइडेड इन द पैन। कंक्रीट को मिक्स किया जाता है, कंक्रीट मिक्स को कलेक्ट किया जाता है मिक्सिंग के बाद, कहाँ से, थ्रू द सेंटर होल जो कि पैन में प्रोवाइड किया जाता है। पैन टाइप मिक्सर आर मोर एफिशिएंट अमंग द ऑल टाइप ऑफ बैच मिक्सर। ये मिक्सर सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है जितने भी बैच मिक्सर्स हैं उन सबसे ज़्यादा, ठीक है। कंक्रीट डज नॉट स्टिक टू द पैन ऑफ दिस मिक्सर। कंक्रीट इसके पैन पे स्टिक नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं कंटिन्यूस कंक्रीट मिक्सर की। लोडिंग मिक्सिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ मिक्स इज कंटिन्यूस डन अल्टिल द वर्क डज नॉट कंप्लीट। इस तरह के मिक्सचर में लोडिंग मिक्सिंग डिस्चार्जिंग ऑफ मिक्स कंटिन्यूस होता रहता है, कब तक, जब तक वर्क कंप्लीट ना हो जाए। दिस मेथड इज यूज फॉर वेरी लार्ज प्रोजेक्ट्स। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा लंबे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, सच एज डैम प्रोजेक्ट, डैम के लिए ब्रिज बना रहे हैं, टॉल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तब यूज़ किया जाता है ये मिक्सर, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट की। इन दिस प्रोसेस कंक्रीट मिक्स इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्लेस ऑफ मिक्सिंग टू द फाइनल पोजीशन ऑफ डिपोजिशन। इस मेथड में कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस प्लेस से जहाँ पे मिक्सिंग हुई है और फाइनल प्लेस जहाँ पे डिपोजिशन करना है वहाँ तक के ट्रांसपोर्टेशन इस मेथड से ट्रांसपोर्ट किया जाता है कंक्रीट को, ठीक है। अब अलग अलग मेथड देख लेते हैं। वेरियस मेथड ऑफ कंक्रीट ट्रांसपोर्टिंग इज हियर डिस्कस बिलो। सबसे पहले मोटार पैन। देयर इज अ डिफिकल्टी टू एक्सेस द साइट एंड यूज फॉर वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट। इट इज़ अ टीडियस एंड कॉस्टली मेथड। मोटार पैन को वो डिफ़िकल्टी होती है साइट तक लाने में, साइट में एक्सेस करने में, और बहुत ही स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है और टीडियस होता है और कॉस्टली मेथड है, ठीक है। फिर आता है व्हील बैरो एंड हैंड कार्ट। ये है व्हील बैरो एंड हैंड कार्ट, यहाँ से पकड़ के इसको ले जाते हैं, यूज़ किया जाता है मॉडरेट डिस्टेंस के लिए, ठीक है। इसकी जो व्हील बैरो की जो कैपेसिटी होती है 70 to 80 लीटर्स होती है। ये यूज़ कहाँ किया जाता है, वेयर मिक्सिंग प्लांट्स कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड एंड द एरिया इज़ वेरी कंजेस्टेड एंड मोर सुटेबल फॉर कंक्रीटिंग इन वाटर। वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ मिक्सिंग प्लांट्स को इंस्टॉल नहीं किया जा सके, एरिया बहुत कंजेस्टेड हो और मोस्ट सुटेबल है वाटर में कंक्रीटिंग करने के लिए, ठीक है। फिर आता है पंप एंड पाइपलाइन। वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी ट्रांसपोर्टेड। बहुत ही लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट होती है तब इस मेथड से ट्रांसपोर्ट करते हैं। कंक्रीट कंसिस्टेंसी शुड बी मीडियम एंड डू नॉट सेग्रीगेट। इसमें कंक्रीट कंसिस्टेंसी जो है वो मीडियम होनी चाहिए और सेग्रीगेट ना हो, ऐसे होनी चाहिए कि सेग्रीगेट ना हो, ठीक है। फॉर ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस अप टू 400 मीटर दिस मेथड इज सुटेबल। अप टू 400 मीटर तक की डिस्टेंस के लिए ये मेथड सुटेबल है। वर्टिकल डिस्टेंस अप टू 80 मीटर तक के लिए सुटेबल है। पाइप का डाया जो होता है 10 से 20 सेंटीमीटर होता है। स्लम्प वैल्यू जो है 40 से 100 mm होनी चाहिए, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्टिंग बाय दिस मेथड। कंपैक्शन फैक्टर जो है 0.9 से 0.95 होना चाहिए। फिर आता है वेल्ड कन्वेयर। इट इज़ सुटेबल फॉर कन्वेइंग कंक्रीट हॉरिजॉन्टल और हायर लोअर लेवल्स एंड फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट लाइक ग्रेविटी डैम। ये सुटेबल है कंक्रीट को ले जाने के लिए हॉरिजॉन्टली या कि हायर लोअर लेवल्स में ले जाने के लिए फॉर लार्ज प्रोजेक्ट जैसे कि ग्रेविटी डैम में के केस में। इसमें जो स्लम्प वैल्यू है 50 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट। रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट के लिए भी ये मेथड बहुत ही सुटेबल है, ठीक है। फिर आता है क्रेन बकेट एंड रोप बे। क्रेन एंड बकेट इज़ यूज फॉर वर्क अबव द ग्राउंड लेवल। क्रेन और बकेट का यूज़ किया जाता है ग्राउंड लेवल के ऊपर के वर्क के लिए। रोप बे एंड बकेट यूज फॉर कंक्रीट वर्क इन अ वैली, कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर इन रिवर फॉर द डैम। रोप बे और बकेट का यूज़ किया जाता है वैली में, कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर इन रिवर और एंड फॉर द डैम के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है ट्रांजिट मिक्सचर used for transporting the concrete over long distance, particularly in RMC plant. ट्रांजिट मिक्सचर का यूज़ किया जाता है कंक्रीट को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पर्टिकुलरली रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट तक के लिए, ठीक है। फिर आता है स्किप एंड होइस्ट मेथड। दिस मेथड इज यूज टू ट्रांसपोर्ट कंक्रीट वर्टिकली अप फॉर अ हाई राइज स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। स्किप और होइस्ट मेथड का यूज़ किया जाता है कंक्रीट को वर्टिकली हाई राइज बिल्डिंग्स में, हाई राइज स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है वहाँ पे कंक्रीट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्किप एंड होइस्ट मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आता है ट्रक मिक्सर एंड डंपर्स। ट्रक मिक्सर एंड डंपर्स मेथड
मतलब ट्रक मिक्सर एंड डंपर्स। इट इज़ मोस्ट सुटेबल एंड बेटर मेथड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। लंबे डिस्टेंस के लिए ट्रक मिक्सर और डंपर्स बहुत ही सुटेबल मेथड है, ठीक है। डंप ट्रक्स आर नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी कंक्रीट बिकॉज सेग्रीगेशन फिनोमिना ऑकर ड्यू टू जर्क ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। डंप ट्रक जो है वो ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए सुटेबल नहीं होता क्योंकि सेग्रीगेशन के फिनोमिना हो जाता है जर्क के, जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जर्क होता है उसकी वजह से, ठीक है। एयर इंट्रेंड कंक्रीट इज मोर प्रेफरेबल फॉर ट्रांसपोर्टेड बाय डंप ट्रक। एयर इंट्रेंड कंक्रीट जो होता है वो मोर प्रेफरेबल होता है अगर डंप ट्रक से ट्रांसपोर्ट करना है तो, ठीक है। एयर बबल्स आर जनरेटेड इन एयर इंट्रेटेड कंक्रीट दैट्स प्रिवेंट सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट। एयर इंट्रेंट कंक्रीट में एयर बबल्स जनरेट होते हैं जो कि सेग्रीगेशन को प्रिवेंट कर लेते हैं, ठीक है। एजिएटर शुड बी यूज्ड इन केस ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट एंड इफ लॉन्ग डिस्टेंस इज इन्वॉल्व विच प्रिवेंट सेग्रीगेशन एंड स्टिफिंग एंड इट इज ऑल्सो हेल्प द मिक्सिंग प्रोसेस एट स्लो स्पीड। एजिएट अगर अपन ऑर्डिनरी कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो एजिएटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड अगर लॉन्ग डिस्टेंस इन्वॉल्व है तो वो सेग्रीगेशन को प्रिवेंट कर लेगा एंड स्टिफिंग को भी प्रिवेंट कर लेगा और इट ऑल्सो हेल्प इन मिक्सिंग द प्रोसेस एट स्लो स्पीड, ठीक है। फिर आता है बाई श्यूट। श्यूट से कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। इट इज़ यूजुअली यूज फॉर कंक्रीटिंग इन डीप लोकेशन। अगर डीप लोकेशन में कंक्रीटिंग करनी है तो श्यूट का यूज़ करेंगे। दिस मेथड इज एक्सटेंसिवली यूज इन द फील्ड एंड ऑल्सो बेस्ट फॉर बेसमेंट कंक्रीटिंग के लिए भी ये मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट की। ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट होगा, बात करते हैं प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट की। द प्रोसेस इन विच द कंक्रीट इज डिपॉजिटेड एट अ डिजायर्ड पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। वो प्रोसेस जिसमें कंक्रीट को डिजायर्ड पर्टिकुलर प्लेस में डिपॉजिट कर दिया जाए उसको बोलते हैं प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। फ्री फॉल हाइट जो होनी चाहिए ड्यूरिंग प्लेसिंग वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड टू 1 मीटर। प्रिकॉशन की बात करते हैं ड्यूरिंग प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। तो सबसे पहले क्या है, द लैटिनेंस शुड बी रिमूव बिफोर द प्लेसिंग न्यू कंक्रीट। नई कंक्रीट को प्लेस करने से पहले लैटिनेंस रिमूव करना चाहिए। प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट शुड स्टार्ट विथ वाइज एंड इन द बॉल कंक्रीट वर्क शुड बी प्रोसीड टुवर्ड्स मिडिल स्टार्टिंग फ्रॉम एंड्स। प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट जो है वो विथ वाइज स्टार्ट होना चाहिए एंड वॉल कंक्रीट वर्क में इट शुड बी प्रोसीड टुवर्ड्स मिडिल एंड स्टार्टिंग फ्रॉम एंड्स, ठीक है। मिडिल की तरफ एंड से स्टार्ट करके मिडिल की तरफ प्रोसीड करना चाहिए इन केस ऑफ वॉल कंक्रीट वर्क, ठीक है। फिर आता है कंक्रीट शुड बी प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म लेयर। थिकनेस शुड बी 50 to 30 सेंटीमीटर फॉर आरसीसी बट मास कंक्रीट इट शुड नॉट बी मोर देन 30 to 45 सेंटीमीटर, ठीक है। कंक्रीट जो है यूनिफॉर्म लेयर में प्लेस होना चाहिए और जो थिक आरसीसी के लिए 50 to 30 सेंटीमीटर थिकनेस होनी चाहिए, लेकिन मास कंक्रीट के लिए 30 से 45 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर alignment of reinforcement and formwork should not allowed for disturbed आफ्टर प्लेसिंग कंक्रीट। अलाइनमेंट जो है रीइंफोर्समेंट और फॉर्म वर्क की वो बाद में डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए कंक्रीट अगर प्लेस हो गई है तो, ठीक है। कंक्रीट शुड बी लेड कंटिन्यूसली टू प्रिवेंट द इरेगुलर एंड अनसाइटली लाइंस। कंक्रीट जो है वो कंटिन्यूसली लेड करना चाहिए ताकि इरेगुलरिटी ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट की। कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट it is defined as the process in which eliminate entrapped air from freshly placed concrete and achieve the maximum density of concrete। ये वो प्रोसेस है जो कि entrapped air को एलिमिनेट करती है फ्रेशली प्लेस कंक्रीट से और मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ कंक्रीट अचीव करती है। कंपैक्शन का पर्पस क्या है, टू अचीव हाई डेंसिटी, टू इंप्रूव स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, टू रिमूव entrapped एयर बबल्स इन कंक्रीट, टू एलिमिनेट हनी कॉम एंड अदर डिफेक्ट्स। अब देखते हैं मेथड ऑफ कंक्रीट कंपैक्शन क्या क्या है। हैंड कंपैक्शन, मशीन कंपैक्शन, बाई स्पैनिंग एंड बाई प्रेशर जॉल्टिंग। हैंड कंपैक्शन में क्या क्या आएगा, रॉडिंग, रैम्पिंग, टैंपिंग। मशीन कंपैक्शन में इंटरनल वाइब्रेटर की मदद से जिसको नीडल वाइब्रेटर या कि पोकर्स बोलते हैं, फॉर्म वाइब्रेटर की मदद से जिसको एक्सटर्नल वाइब्रेटर बोलते हैं, टेबल वाइब्रेटर की मदद से, प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर की मदद से, सरफेस वाइब्रेटर की मदद से जिसको स्क्रीड वाइब्रेटर बोलते हैं, वाइब्रेटरी रोलर की मदद से, ठीक है। सबसे पहले मेथड ऑफ कंक्रीट कंपैक्शन में देखते हैं हैंड कंपैक्शन। This method is adopted in case of unimportant concrete work of small magnitude and places where reinforcement is more and does not permit use of vibrating equipment। ये मेथड हैंड कंपैक्शन मेथड यूज़ किया जाता है अनइम्पॉर्टेंट कंक्रीट वर्क के लिए। कंक्रीट वर्क ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड में अगर कंक्रीट वर्क हो रहा है, अनइम्पॉर्टेंट कंक्रीट वर्क हो रहा है, वहाँ पे हैंड कंपैक्शन मेथड यूज़ किया जाता है और उस रिइंफोर्समेंट में उस प्लेसेस में यूज़ किया जाता है जहाँ पे वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट यूज़ करने की परमिट नहीं हो, ठीक है। कंक्रीट शुड बी मोर वर्केबल दैट इज वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी मोर फॉर हैंड कंपैक्शन। हैंड कंपैक्शन के लिए कंक्रीट जो है वो अच्छा खासा वर्केबल होना चाहिए, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो ज़्यादा होना चाहिए फॉर हैंड कंपैक्शन। देयर शुड नॉट बी मोर कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट बिकॉज कोर सेग्रीगेट सेटल ऑन द बॉटम एंड सेग्रीगेशन फिनोमिना टेक प्लेस। बहुत ज़्यादा कंक्रीट का कंपैक्शन नहीं कर देना क्योंकि जो कोर सेग्रीगेट है वो बॉटम में सेटल हो जाएगा और सेग्रीगेशन फिनोमिना होने लगेगा। हैंड कंपैक्शन के लिए जो स्लम्प वैल्यू होनी चाहिए वो 120 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। स्लम्प वैल्यू मोर देन
120 mm, ठीक है। हैंड कंपैक्शन में सबसे पहला मेथड रॉडिंग देखते हैं। कंपैक्शन फॉर कंक्रीट प्लेस्ड इन अ बीम एंड कॉलम आर डन विद द हेल्प ऑफ स्टील रॉड। कंपैक्शन इसमें जो बीम और कॉलम में कंक्रीट प्लेस्ड है उसका कंपैक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टील रॉड, जिसकी लेंथ 2 मीटर लॉन्ग है, जो कि 2 मीटर लॉन्ग है, जिसकी डाया है 16 mm, ठीक है। डाया है 16 mm, 16 mm एंड विच इज़ 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है। वेट अ सेकेंड। ओके, फिर बात करते हैं रैमिंग की। इट इज़ यूज टू कम्पैक्ट प्लेन कंक्रीट। रैमिंग का यूज़ करते हैं प्लेन कंक्रीट को रैम करने के लिए, मतलब प्लेन कंक्रीट को कम्पैक्ट करने के लिए। फिर बात करते हैं टैंपिंग, जो तीसरा मेथड है हैंड कंपैक्शन का। टॉप सरफेस इज टैम्प्ड बाय वुडन क्रॉस बीम। 10 × 10 सेंटीमीटर की एक वुडन क्रॉस बीम होती है, उसमें उससे टॉप सरफेस को टैम्प करते हैं टू एक्सपेल आउट वॉइड्स एंड टू मेक द सरफेस प्लेन, ताकि जो वॉइड्स हैं वो एक्सपेल आउट हो जाए और सरफेस प्लेन हो जाए। बोथ कंपैक्शन एंड लेवलिंग आर अचीव्ड साइमल्टेनियसली। जो दोनों कंपैक्शन और लेवलिंग इसमें साइमल्टेनियसली अचीव हो जाता है। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर रूफ स्लैब, फ्लोर स्लैब एंड रोड पेवमेंट। ये मेथड यूजफुल होता है रूफ स्लैब, रोड स्लैब, रोड पेवमेंट, रूफ स्लैब, फ्लोर स्लैब एंड रोड पेवमेंट्स के लिए, ठीक है। ये था हैंड कंपैक्शन। अब बात करते हैं मशीन कंपैक्शन की। मशीन कंपैक्शन इज मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंपैक्टिंग कंक्रीट। मशीन कंपैक्शन मोस्ट इफेक्टिव वे है कंक्रीट के कंपैक्शन के लिए। स्टिफ मिक्सेस विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट आर यूज्ड इन दिस मेथड। स्टिफ मिक्सेस विथ जिसका वाटर सीमेंट रेशियो बहुत कम होता है वो यूज़ किया जाता है इस मेथड में। इट गिव्स हायर स्ट्रेंथ एंड डायमेंशनल स्टेबिलिटी। ये अच्छा स्ट्रेंथ देता है और डायमेंशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। वाइब्रेशन आर मोर सुटेबल दैन हैंड कंपैक्शन टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी कंक्रीट। इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा मतलब हैंड कंपैक्शन बेटर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट के लिए वाइब्रेशन ज़्यादा सुटेबल होता है, मतलब मशीन कंपैक्शन ज़्यादा सुटेबल होता है कंपेयर टू हैंड कंपैक्शन, ठीक है। लोअर सीमेंट कंटेंट आर रिक्वायर्ड कंपेयर टू हैंड कंपैक्शन। इसमें वर्केबिलिटी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेस दैन 15% ऑफ सीमेंट कंटेंट से भी इसमें काम चल जाता है, विच कंपेयर टू हैंड कंपैक्शन के कंपेयर में लोअर सीमेंट कंटेंट इसमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। फिनिशिंग जो है वो बहुत ही क्विकली हो जाती है। अब देखते हैं वाइब्रेटर से क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इंटरनल, मतलब कि ये मशीन कंपैक्शन के ही अगला मशीन कंपैक्शन किस किस मेथड से किया जाता है उसके उसके पार्ट्स हैं। तो वाइब्रेटर्स देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इंटरनल नीडल या कि पोकर वाइब्रेटर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमर्सन वाइब्रेटर। इसको इमर्सन वाइब्रेटर भी बोलते हैं और मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट। दिस वाइब्रेशन इज इमर्स्ड इन कंक्रीट मास विच आर टू बी कंपैक्टेड। ये वाइब्रेटर कंक्रीट मास में इमर्स किया जाता है जो कि जिसको कंपैक्ट करना है, ठीक है। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 3500 to 5000 साइकिल पर मिनट, ठीक है। नीडल डाया 20 to 75 mm होती है और लेंथ कितनी होती है? 25 to 90 सेंटीमीटर, ठीक है। स्पेसिंग ऑफ नीडल की बात करें तो मिनिमम 600 mm और 10 टाइम्स ऑफ डाई ऑफ नीडल। तो 600 mm एंड 10 टाइप्स ऑफ डाई ऑफ नीडल स्पेसिंग होती है नीडल पेनिट्रेशन की, ठीक है। स्पेसिंग ऑफ नीडल पेनिट्रेशन पॉइंट शुड बी मिनिमम ऑफ 600 mm एंड 10 टाइम्स द डाई ऑफ नीडल। यूज़ कहाँ किया जाता है? कॉलम्स में, बीम्स में, मास कंक्रीट एंड फॉर ऑल जनरल वर्क्स के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं फॉर्म या कि एक्सटर्नल वाइब्रेटर की। फॉर्म वाइब्रेटर आर यूज फॉर कंक्रीटिंग कॉलम, थिन वॉल एंड कास्टिंग ऑफ प्रीकास्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। वाइब्रेटर आर क्लैम्ड ऑन द एक्सटर्नल वॉल सरफेस ऑफ द फॉर्म वर्क। वाइब्रेटर्स को क्लैम्प कर दिया जाता है एक्सटर्नल वॉल सरफेस में, फॉर्म वर्क के एक्सटर्नल वॉल सरफेस में। फॉर्म वाइब्रेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कंपैक्शन ऑफ थिन एंड कंजेस्टेड सेक्शन ऑफ concrete arches and tunnel lining where the internal vibrator is practically not feasible. फॉर्म वाइब्रेटर मोस्ट सुटेबल होता है थिन और कंजेस्टेड सेक्शन कंक्रीट के जो है, कंक्रीट आर्चेस के थिन और कंजेस्टेड सेक्शन है वहाँ पे कंपैक्शन के लिए, जहाँ पे टनल लाइनिंग के थिन और कंजेस्टेड सेक्शन, आर्चेस के थिन और कंजेस्टेड सेक्शन जो है जहाँ पे इंटरनल वाइब्रेटर प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं होगा, वहाँ पे फॉर्म वाइब्रेटर या कि एक्सटर्नल वाइब्रेटर काफ़ी सुटेबल होता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस गुड फिनिश टू कंक्रीट वर्क। ये बहुत ही अच्छा फिनिश देता है कंक्रीट वर्क को, ठीक है। कंक्रीट वर्क में वाइब्रेशन इज गिवन टू कंक्रीट वर्क इज इनडायरेक्ट वे, ठीक है। वाइब्रेशन जो कंक्रीट वर्क में किया जाता है वो इनडायरेक्ट बेस किया जाता है। एफिशिएंसी की बात करें तो जो एक्सटर्नल वाइब्रेटर है उसकी एफिशिएंसी कम होती है इंटरनल वाइब्रेटर से, मतलब इंटरनल वाइब्रेटर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं टेबल वाइब्रेटर की। इन दिस केस वाइब्रेटर इज क्लैम्प टू द टेबल और टेबल इज माउंटेड ऑन स्प्रिंग विच ट्रांसफर द वाइब्रेशन टू द टेबल। स्टिफ एंड हार्श मिक्सेस आर यूज्ड इन दिस मेथड, ठीक है। इस मेथड में वाइब्रेटर जो है वो टेबल में क्लैम्प किया जाता है या कि टेबल को स्प्रिंग्स में माउंट कर दिया जाता है जिसमें वाइब्रेशन होगा, और इसमें स्टिफ और हार्श मिक्स का यूज़ किया जाता है इस मेथड में, ठीक है।
इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? मोस्टली इन लेबोरेटरीज एंड मेकिंग स्मॉल एंड बट प्रिसाइज प्री फैब्रिकेटेड आरसीसी मेंबर को बनाने के लिए, ठीक है। मोस्टली लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है और मेकिंग स्मॉल लेकिन प्रिसाइज प्री फैब्रिकेटेड आरसीसी मेंबर। फिर आता है प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर। इस इट इज़ जस्ट लाइक अ टेबल वाइब्रेटर बट साइज इज़ लार्जर। प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर एकदम टेबल वाइब्रेटर की तरह ही है लेकिन इसकी साइज काफ़ी लार्जर होती है, ठीक है। फिर है इसका यूज़ कहाँ करते हैं प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर का? रेलवे स्लीपर में। रेलवे स्लीपर के लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोल्स के लिए यूज़ किया जाता है, प्री फैब्रिकेटेड रूफिंग एलिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, प्री फैब्रिकेटेड रूफिंग एलिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आता है सरफेस स्क्रीड वाइब्रेटर। दीज आर यूजफुल फॉर द कंपैक्शन ऑफ फ्लैट एंड थिन कंक्रीट सरफेस। फ्लैट और थिन कंक्रीट सरफेस जिसकी थिकनेस 15 सेंटीमीटर से कम होती है उसके लिए उनके लिए कंपैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है सरफेस या कि स्क्रीड वाइब्रेटर, जैसे कि फ्लोर स्लैब, रूफ स्लैब, रोड सरफेस। फॉर वैक्यूम डी वाटरिंग टेक्निक और स्लिप फॉर्म पेविंग टेक्निक अ डबल बीम स्क्रीड वाइब्रेटर आर ऑफन यूज। वैक्यूम डी वाटरिंग टेक्निक के लिए या कि स्लिप फॉर्म पेविंग टेक्निक के लिए डबल बीम स्क्रीड वाइब्रेटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं वाइब्रेटरी रोलर की। वाइब्रेटरी रोलर इट इज़ यूज टू कंपैक्शन ऑफ वेरी ड्राई एंड लीन कंक्रीट, मतलब रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट। इसको यूज़ किया जाता है बहुत ही ड्राई और लीन कंक्रीट के लिए और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? डैम और पेवमेंट में। नोट की बात करते हैं, कुछ नोट है वो देख लेते हैं। ओवर वाइब्रेशन शैल नॉट बी डन एट वन प्लेस फॉर अ टू लॉन्ग टाइम बिकॉज इट मे कॉज एक्सेसिव लैटिनेंस टू द सर्फेस। वाइब्रेशन एक जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कर देंगे क्योंकि इसकी वजह से एक्सेसिव लैटिनेंस हो जाएगा सर्फेस पर, ठीक है। अब बात करते हैं फिनिशिंग ऑपरेशंस की। द लास्ट प्रोसेस ऑफ कंक्रीटिंग ऑपरेशन अडॉप्टेड सो दैट द कंक्रीट सरफेस आर ऑब्टेन्ड एज अ यूनिफॉर्म एंड ट्रू कंक्रीट सरफेस, उसको बोलते हैं फिनिशिंग ऑपरेशन। जो लास्ट प्रोसेस कंक्रीट ऑपरेशन में किए करते हैं ताकि जो कंक्रीट है वो यूनिफॉर्म और ट्रू कंक्रीट सरफेस ऑब्टेन हो, उसको बोलते हैं फिनिशिंग ऑपरेशन। फिनिशिंग ऑपरेशन के 3 मेथड है, स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग एंड ट्रॉलिंग। ट्रॉलिंग जो है फाइनल ऑपरेशन। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीडिंग की। इट इज़ द लेवलिंग ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग स्ट्राइकिंग ऑफ एक्सेस कंक्रीट हम्प्स एंड हॉलो ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस, इसको बोलते हैं स्क्रीडिंग, ठीक है। ये लेवलिंग ऑपरेशन है जिसमें रिमूविंग या कि स्ट्राइकिंग ऑफ करते हैं जो एक्सेस कंक्रीट या कि हम्प्स रहते हैं और हॉलो ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस को, उसको बोलते हैं स्क्रीडिंग, ठीक है। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट एड्स की मदद से ये करते हैं। 2 टाइप ऑफ स्क्रीड होता है, रोलर टाइप स्क्रीड एंड वाइब्रेटर टाइप ऑफ स्क्रीड, ठीक है। फिर बात करते हैं फ्लोटिंग की। फ्लोटिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इरेगुलरिटीज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ कंक्रीट लेफ्ट आफ्टर स्क्रीडिंग इज नोन एज फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्या है? इरेगुलरिटीज़ को रिमूव करना फ्रॉम द सर्फेस ऑफ कंक्रीट से, जो कि इरेगुलरिटीज़ बची हैं कंक्रीट के सरफेस पे, उसको रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ वुडन फ्लोट। फ्लोटिंग जो करते हैं अपन वुडन फ्लोट की मदद से करते हैं। वुडन फ्लोट क्या होता है? 1.5 मीटर लॉन्ग होता है और 20 सेंटीमीटर वाइड होता है। फिनिशिंग इज अचीव्ड बाय मूविंग द वुडन फ्लोट इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। फिनिशिंग अपन अचीव करते हैं वुडन फ्लोट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करके, ठीक है। ये है वुडन फ्लोट, इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में अपन, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करके अपन फिनिशिंग अचीव करते हैं, ठीक है। ये 1.5 मीटर लॉन्ग होती है और 20 सेंटीमीटर वाइड होती है। फिर बात करते हैं ट्रॉलिंग की। ट्रॉलिंग क्या है? इट इज़ फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग। फिनिशिंग पे फाइनल ऑपरेशन है ट्रॉलिंग। इट इज़ डन टू क्रिएट स्मूथ, हार्ड एंड डेंस सरफेस। इसको किया जाता है स्मूथ, हार्ड और डेंस सरफेस को बनाने के लिए। ट्रॉलिंग इज डन व्हेन वाटर हैज एवापोरेटेड फ्रॉम कंक्रीट सरफेस। ट्रॉलिंग तब करते हैं जब वाटर एवापोरेट हो जाता है कंक्रीट सरफेस से, ठीक है। एक्सटीरियर कंक्रीट शुड नॉट बी ट्रॉल्ड बिकॉज इट कैन लीड टू अ लॉस ऑफ एंट्रेन्ड एयर कॉज्ड बाय ओवर वर्किंग द सरफेस। एक्सटीरियर कंक्रीट जो होता है उसको ट्रॉलिंग नहीं करेंगे उस पर, क्योंकि उसकी वजह से जो एंट्रेन्ड एयर्स हैं वो लॉस हो जाएगा और विच कॉज्ड ओवर वर्किंग द सरफेस, ठीक है। ट्रॉल लेंथ जो होती है 25 से 50 सेंटीमीटर की होती है और जो ट्रॉल की विड्थ होती है वो 8 से 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो विड्थ और लेंथ याद रखना है, ठीक है। अब एयर वॉइड्स की वजह से कितनी स्ट्रेंथ में लॉस होती है वो देख लेते हैं। अगर 1% एयर वॉइड्स है तो 5% स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगी, 5% एयर वॉइड्स है तो 30% स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगी, 10% एयर वॉइड्स है तो 50% स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगी। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्यूरिंग ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। Curing is the process to keep the surface of concrete in moist state for a certain period of time and kept with a reasonable temperature range. Curing एक प्रोसेस है surface of concrete को moist state में रखने के लिए कुछ for a certain period of time, कुछ समय के लिए, and kept with a एक reasonable temperature range में कंक्रीट को बनाए रखने के लिए, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ एंड डिक्रीज परमेबिलिटी। इस प्रोसेस की वजह से जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इंश्योर बेटर वॉल्यूम, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड वाटर रेजिस्टेंस। क्यूरिंग लॉन्ग पीरियड में की गई हुई क्यूरिंग ये इंश्योर करती है कि जो वॉल्यूम स्टेबिलिटी अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छा है और वाटर रेजिस्टेंस भी अच्छा है
कंक्रीट का, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग, क्यूरिंग क्यों की जाती है? टू इंक्रीज इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, टू अचीव रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, टू reduce shrinkage and prevent the loss of water by evaporation. It increases bearing resistance and weather resistance to concrete surface. ये bearing resistance और weather resistance जो concrete surface पे होता है उसको बढ़ा देता है, उसके रेजिस्टेंस को, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड क्या क्या है क्यूरिंग के। क्यूरिंग के कई सारे मेथड हैं। शेडिंग ऑफ कंक्रीट वर्क, वाटर क्यूरिंग बाय पॉन्डिंग, स्टीम क्यूरिंग, कवरिंग कंक्रीट सरफेस विद हेसिन और गनी बैग्स। सबसे पहले बात करते हैं मेथड ऑफ क्यूरिंग में शेडिंग ऑफ कंक्रीट वर्क। शेडिंग ऑफ कंक्रीट वर्क में जो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ शेडिंग ऑफ कंक्रीट इज टू प्रिवेंट द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द कंक्रीट सरफेस। जो मेन ऑब्जेक्ट होता है कंक्रीट को शेड करने के लिए, तो जो वो ये होता है कि जो वाटर है कंक्रीट सरफेस पे उसको एवापोरेट होने से बचाना, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन ड्राई वेदर कंडीशन टू प्रिवेंट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सन्स रेयर्स विद द सरफेस ऑफ कंक्रीट इन कोल्ड वेदर कंडीशन, ठीक है। ये ड्राई वेदर कंडीशन में यूज़ किया जाता है ताकि जो सन की रेस की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंक्रीट के सरफेस पे ना पड़े, ठीक है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द फ्रीजिंग ऑफ कंक्रीट, ये कंक्रीट्स के फ्रीजिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। शेडिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बिग कैनवास विच इज स्ट्रेच्ड एट द कंस्ट्रक्शन साइट। शेडिंग जो है बिग कैनवास, बड़े बड़े कैनवास की मदद से किया जाता है, विच इज स्ट्रेच्ड, जिसको स्ट्रेच कर दिया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट में, ठीक है। फिर आता है वाटर क्यूरिंग। दीज आर बेस्ट मेथड ऑफ क्यूरिंग बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ क्यूरिंग एज प्रमोशन ऑफ हाइड्रेशन, एलिमिनेशन ऑफ श्रिंकेज एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। वाटर क्यूरिंग जो है बेस्ट मेथड ऑफ क्यूरिंग है क्योंकि ये जो जितनी भी डिमांड है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है कंक्रीट की, वो सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, जैसे कि प्रमोशन ऑफ हाइड्रेशन, एलिमिनेशन ऑफ श्रिंकेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। वाटर क्यूरिंग में भी डन इन फॉलोइंग मेथड्स। वाटर क्यूरिंग के कुछ फॉलोइंग मेथड्स में किया जाता है, जैसे कि इमर्सन, कंक्रीट मेंबर को इमर्स कर देंगे वाटर में, ठीक है। ये किया जाता है। प्रीकास्ट कंक्रीट मेंबर है अगर, तो उसको वाटर में इमर्स कर देंगे। फिर स्टैग्नेशन या कि पॉन्डिंग। इट इज़ बेस्ट मेथड फॉर क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट फॉर फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस के लिए स्टैग्नेशन या कि पॉन्डिंग जो है वो बेस्ट मेथड है। पॉन्डिंग मतलब पानी को फ्लैट सरफेस पे पूरे पानी डाल देंगे, पानी फैला देंगे, ठीक है। इन दिस मेथड वाटर इज फिल कर देंगे फ्लैट सरफेस। इन दिस मेथड वाटर इज फिल्ड इन स्मॉल पॉन्ड टू क्योर द कंक्रीट सरफेस, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है क्यूरिंग ऑफ पेवमेंट एंड स्लैब्स, ठीक है। फ्लैट सरफेस पे यूज़ किया जाता है पॉन्डिंग का, ठीक है। फिर आता है स्प्रेइंग या कि फॉगिंग। वर्टिकल सरफेस सच एज रिटेनिंग वॉल, कंक्रीट कॉलम एंड प्लास्टर्ड सरफेस आर क्योर्ड बाय स्प्रेइंग एंड वाटर। वर्टिकल सरफेस जो हो गया, जैसे कि रिटेनिंग वॉल्स, कंक्रीट कॉलम, प्लास्टर्ड सरफेस, उसको क्योर करते हैं बाय स्प्रेइंग वाटर, ठीक है। फिर आता है वेट कवरिंग। वेट कवरिंग कब करेंगे? इन सम केसेस वेट कवरिंग सच एज वेट गनी बैग्स, हेजियन क्लॉथ्स, जूट मैटिंग, स्ट्रॉ एक्सेट्रा आर रैप्ड टू वर्टिकल सरफेस फॉर कीपिंग द कंक्रीट वेट। कुछ केसेस में जो वेट कवरिंग है, जैसे कि वेट गनी बैग्स, हीसियन क्लॉथ, जूट मैटिंग, स्ट्रॉ, उसको रैप कर देते हैं वर्टिकल सरफेस में ताकि जो कंक्रीट है वो वेट रहे परमानेंट, ठीक है। फिर आता है मेम्ब्रेन क्योरिंग की बात करते हैं। मेम्ब्रेन क्योरिंग को क्या, अब ड्राई मेथड ऑफ कंक्रीट क्योरिंग भी बोलते हैं मेम्ब्रेन क्योरिंग को। इट इज ऑल्सो नोन एज ड्राई मेथड ऑफ कंक्रीट क्योरिंग। फ्रेशली कंक्रीट सरफेस आर कवर्ड बाय द सॉलिड एंड लिक्विड मेम्ब्रेन अप टू 7 days। फ्रेशली कंक्रीट सरफेस जो होते हैं उसमें उसको सॉलिड और लिक्विड मेम्ब्रेन से कवर कर दिया जाता है 7 दिन के लिए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द कंक्रीट सरफेस, ताकि जो कंक्रीट सरफेस में वाटर है वो एवापोरेट ना हो पाए, ठीक है। मेम्ब्रेन्स आर द टाइप ऑफ सीलिंग कंपाउंड। मेम्ब्रेन जो है एक टाइप का सीलिंग कंपाउंड है। कुछ इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन्स हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन्स कौन कौन से? प्लास्टिक फिल्म, वाटर प्रूफ पेपर्स, वैक्स इमल्सन, बिटुमिनस पेपर एक्सेट्रा। इसका यूज़ किया जाता है एरिड जोन में वेयर देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर टू बी एग्जीक्यूटेड बाय पॉन्डिंग और स्प्रेइंग मेथड, ठीक है। इसका मेम्ब्रेन क्यूरिंग का यूज़ किया जाता है एरिड जोन में जहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, जिसकी वजह से अपन पॉन्डिंग और स्प्रेइंग मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। स्टीम क्यूरिंग की बात करते हैं। दिस मेथड ऑफ क्यूरिंग इज अडॉप्टेड फॉर प्री फैब्रिकेटेड और प्री कास्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर टू डेवलप द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वेरी रैपिडली। मैक्सिमम टेम्परेचर इज लिमिटेड टू 75 डिग्री सेल्सियस। स्टीम क्यूरिंग अपन करते हैं प्री फैब्रिकेटेड या कि प्री कास्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए, ताकि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डेवलप हो जाए बहुत ही तेज़ी से। मैक्सिमम टेम्परेचर जो इसमें लिमिटेड होता है स्टीम क्यूरिंग में 75 डिग्री सेल्सियस तक ही अपन टेम्परेचर मैक्सिमम ले जा सकते हैं, ठीक है। मतलब 75 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर तक ही क्यूरिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो वाटर सीमेंट रेशियो वो लिमिटेड होती है 0.3 से 0.7 तक, ठीक है। स्टीम क्यूरिंग इज नॉट यूज्ड फॉर हाई एल्यूमिनियम सीमेंट कंक्रीट। स्टीम क्यूरिंग जो है वो हाई एल्यूमिनियम सीमेंट कंक्रीट है, अगर हाई एल्यूमिनियम सीमेंट कंक्रीट के लिए स्टीम क्यूरिंग अपन नहीं करेंगे, ठीक है। इट रेड्यूस सीयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। स्टीम क्यूरिंग की वजह से सीयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रेड्यूस होती है, ये बात अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रेपिडली डेवलप करता है, लेकिन इसमें इसकी वजह से सीआर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रिड्यूस होती है। इट इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट एक्शन, फ्रीजिंग और थॉइंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। सल्फेट एक्शन के अगेंस्ट, फ्रीजिंग और थॉइंग के अगेंस्ट
स्टीम क्यूरिंग रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस विथ हीसन और गनी बैग्स की मदद से क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। दीज मेथड आर यूज्ड फॉर वर्टिकल एंड स्लोपी सरफेस। हीसन और गनी बैग्स से क्यूरिंग जो कंक्रीट सरफेस करते हैं वो वर्टिकल और स्लोपी सरफेस के लिए किया जाता है, ठीक है। अब क्यूरिंग पीरियड और टेम्परेचर की बात करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिपेंड अपॉन क्यूरिंग पीरियड एंड टेम्परेचर बोथ। जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो इस पर डिपेंड करती है कि क्यूरिंग कितने समय तक की गई और किस टेम्परेचर पर की गई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज रिकमेंडेड फॉर क्यूरिंग 27 +- 2 डिग्री सेल्सियस एट ह्यूमिडिटी 90%, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो टेम्परेचर अपन रिकमेंड करते हैं क्यूरिंग के लिए तो 27 +- 2 डिग्री सेल्सियस रिकमेंड करते हैं और ह्यूमिडिटी कितना रिकमेंड करते हैं 90%, ठीक है। अब ओपीसी की स्ट्रेंथ देखते हैं फॉर विथ डिफरेंट पीरियड ऑफ क्यूरिंग, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी विथ डिफरेंट पीरियड ऑफ क्यूरिंग। अगर 1 डे क्यूरिंग किया गया, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट विथ डिफरेंट पीरियड ऑफ क्यूरिंग। अगर एक दिन क्यूरिंग की गई है तो स्ट्रेंथ 16% होगी, 3 दिन में 40%, 7 दिन क्यूरिंग किया गया तो स्ट्रेंथ 67% हो जाएगी, 28 डे में स्ट्रेंथ 100% आ जाती है। 3 मंथ क्यूरिंग करते हैं तो 122% स्ट्रेंथ आ जाएगी, 6 मंथ क्यूरिंग करते हैं तो 146% स्ट्रेंथ, 1 ईयर क्यूरिंग करते हैं तो 155% स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है। स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये था क्यूरिंग पीरियड और उसके उसके कंपैरिजन में स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये टेबल अपने को ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेचर होता है 27 +- 2 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है 90% एंड ये है स्ट्रेंथ विद द क्यूरिंग पीरियड, ओके। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे कंक्रीटिंग इन एडवर्स कंडीशन की, ओके। सो थैंक यू सो मच।